नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा and bonsoir in French. Pradeep ji. Abaria Gochabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Well, very sad news today. There was an accident at Jalgaon, the first train accident of the year. It wasn't really a train accident. It was more confusion than anything else, but it has led to a lot of deaths and lots of injuries. People traveling in the Pushpak Express thought it was on fire. They jumped off the train. The Karnataka Express was coming on the other line, and a lot of people just got mowed down. वो जो प्रदीप जी जो 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 धुआं आ रहा था, Yes. वो friction between the rails and the wheels वहाँ से आ रहा था. So the driver may have thought that maybe the train is on fire, so he actually braked. But this is really tragic. Really and truly tragic. Shouldn't happen. And many people who jumped on the tracks have been killed. Yes. And lots of injuries. Passing train. The Karnataka Express was coming through at high speed. This train was coming from Lucknow to Mumbai, and the Karnataka Express just passed through at that time, and it was terrible, absolutely terrible. That's what has happened. And by the way, this of course we will discuss that later on in the show. और आपको ये बता दें, कल बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन भी है, and I think a big rally is being planned over here at the BKC. Eknath Shinde ji will of course be addressing it. Apart from that, the Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, along with the Industry Minister Uday Samant are in Davos. Last time also he went to Davos, and I think he signed MOUs worth God knows how many lakhs of crores. I don't know how much of it has actually come in. असल में कितने पैसे यहाँ पर आए हैं अभी तक मालूम नहीं किसी को. MOU हर बार साइन होता है प्रदीप जी. बिल्कुल. एकनाथ शिंदे साहब भी गए थे, उन्होंने भी पता नहीं कितने लाखों करोड़ का MOU साइन किया था. अब उसमें असल में कितने पैसे आए अभी तक किसी को मालूम नहीं है, और कोई पूछता भी नहीं है. क्यों नहीं पूछता मुझे मालूम नहीं है. उसके अलावा योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा है कि इतना बड़ा, इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त कुंभ आज तक कभी नहीं हुआ. प्रदीप जी, It's a international event. वो कहते हैं कि आज तक कभी इस किस्म का कुंभ मेला आज तक कभी भी आयोजित नहीं हुआ जैसा कि इस बार हुआ है. और साथ में आज आप सब लोगों को मुबारकबाद, सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. आज एनिवर्सरी है, असल में एनिवर्सरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 22 जनवरी. आज रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल. तो कंग्रेचुलेशन. अखंड ब्रह्मांड स्वर्ग एंड एंटायर यूनिवर्स बेताबी से जो इवेंट के लिए उपेक्षा कर रहा था. दैट्स व्हाट दे से. विश्व हिंदू परिषद का कहना है द होल यूनिवर्स वाज वेटिंग फॉर दिस इवेंट. और उसके साथ में योगी आदित्यनाथ साहब ये भी कहते हैं कि अयोध्या तो हो गया, अब बहुत ही जल्द काशी विश्वनाथ भी हो जाएगा और मथुरा को ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसा उन्होंने कहा है. जो राम को लाए हैं दिल्ली में भी वही आएगा. जो राम को लाए. यस. मतलब राम को ये लेके आए. बीजेपी स्लोगन है आज दिल्ली में. क्या बात है. yes, तो श्री राम को ये लेके आए. पूछ लेते हैं सर हम भी. मुझे तो अभी तक यही ज्ञान था कि श्री राम हम सबको लाए. अब ये राम को लेके आए. बहुत अच्छी बात है सर, जबरदस्त. At the moment with us, I think we've got our old friend Mr. Manish Singh from somewhere in UP. Manish Singh साहब नमस्कार. सर प्रणाम. सर प्रणाम. अरे दिख क्यों नहीं रहे मनीष सिंह जी? क्या है, आप दिखा क्यों नहीं रहे भाई? नहीं सर, हमारे गेस्ट को क्यों नहीं दिखा रहे? मनीष सिंह जी नमस्कार. कहाँ है सर? लखनऊ में है कि गोरखपुर में? कहाँ है सर? लखनऊ में. लखनऊ में है. डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, हाउ आर यू मैम? सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नमस्कार. हाउ आर यू? और एन अली दारूवाला साहब, जब भी अली दारूवाला साहब आते हैं ऐसा कलर आ जाता है शो में कि बस लोग उन्हीं की बात करते हैं सर. मतलब ये इन्होंने पता नहीं कहां से सीख लिया, मुझे मालूम नहीं है. दारूवाला साहब इज अ मास्टर एट इट. आफ्टर दैट पीपल टॉक ओनली अबाउट अली दारूवाला साहब. Daruvala Sahib is going to defend Yogi and Manish Singh is going to oppose Yogi. But anyway, congratulations to all three of you. Pradeep sir and my panelists and my old friend Mr. Singh from Lucknow. And Yes. Namaste to you, ma'am. तो दारूवाला साहब, डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा और मनीष सिंह जी, जो अभी डॉक्टर नहीं बने लेकिन बहुत जल्द पीएचडी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम उनको डॉक्टर की उपाधि भी दे देंगे. और उनसे जो मेरी शिकायत है अभी तक रहेगी, अभी वो
मुंबई आए थे, अबू आसिम आजमी के साथ भी मिलके गए, हमको मिलके नहीं गए। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। वो क्या है, वो क्या बोलता है, याद रखूंगा ठाकुर, एक एक चीज याद रखूंगा, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ठाकुर साहब, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दारूवाला साहब, सर आप क्या उंगली उठा रहे हैं? I'll tell you why. आप तो 2 घंटा दूर हैं, अभी तक नहीं आ पाए। बॉम्बे पता नहीं कितनी बार आए, कितनी बार भागे यहां से, एक बार मिलने को भी नहीं आए। जी बोलिए खिंचाई करते हैं जी। तो राजीव सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। आपका जो आवाज है, जो लोग हमारा शो देखते हैं जी। वो बोलते हैं यार वही जिसकी आवाज वैसी है ना, वही ना, हाँ वही राजीव सर। प्लीज, आपकी आवाज के लोग ये देश में, ये शो आपकी आवाज की वजह से बुलंद होते जा रहा है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए कि कई अली दारूवाला साहब ने कुछ तो तारीफ करी किसी की जो बीजेपी में नहीं है। अदरवाइज अली दारूवाला साहब को हिदायत है कि जो आदमी बीजेपी या संघ के साथ जिसका संबंध नहीं है उसकी कतई भी तारीफ नहीं करनी है, ये इनको हिदायत है। लेकिन फिलहाल आप तीनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 साल हो गया प्राण प्रतिष्ठा का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम। सो मनीष सिंह जी, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम नॉट स्टार्टिंग विद यू टुडे, आई एम स्टार्टिंग विद मनीष सिंह जी, क्योंकि मनीष सिंह जी लखनऊ में है। मनीष सिंह जी, आदरणीय सामान्य दुनिया के, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मुख्यमंत्री आदरणीय सामान्य योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना है कि ऐसा कभी महाकुंभ आयोजित नहीं किया गया, ऐसा कभी महाकुंभ धरती पर नहीं हुआ। और तो और छोड़िए, उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा अयोध्या तो हो गया, अब काशी विश्वनाथ बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद मथुरा की बारी है, कृष्ण जन्मस्थान की। अब आप क्या कहेंगे सर, बोलिए। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? अरे भाई, बार बार आप लोग मेरी आवाज ब्रेक क्यों करते हैं यार, ऐसा मत कीजिए। जी सर, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ बहुत ही जल्द, और उसके बाद मथुरा को कोई देर नहीं लगेगी। अब आप बोलें सर। सर सबसे तो पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं, प्रदीप सर से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत मतलब जल्दीबाजी में सब सारी चीज़ें हुई, माफ़ी चाहते हैं सर। और दूसरी हम जो सवाल आपने खड़ा किया है सर, आज मुझे इतना दुख हुआ, मैं लखनऊ में था और मैंने चीज़ों को बहुत, पूरे दिन का टेलीविज़न का मैंने कार्यक्रम देखा है, और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जी का जो इवेंट्स था, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के पावन धरा के बीच में जिस तरह से आचमन किया गया, सर मेरे शब्द को कोट करिएगा, जिस तरह से आचमन किया गया बिना ब्राह्मण के मौजूदगी के। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में कभी भी आचमन किया जाता है तो उस आचमन की जो विधि है वो एक सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा शुरू की जाती है जी। उसमें जो हाथ में बेलपत्र दिए जाते हैं, हाथ में जो अक्षत का दाना, जो चावल का दाना रखा जाता है, और तमाम हमारे विधि विधान है, उनके साथ आचमन किया जाता है। लेकिन 54 मेंबर्स यूपी कैबिनेट के जो लोग वहां पर मौजूद थे, एक तो कैबिनेट को जिस तरह से किया गया, आप देखिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने आज पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि थी, उस पावन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनेश्वर मिश्रा पार्क से उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को महाकुंभ की धारा को अपने राजनीतिक उपभोग के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर रुपया आज एक कैबिनेट की बैठक कराने में योगी आदित्यनाथ ने खर्च कर किया। आप सोचिए कि जहां पर जिस देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन यापन करते हो, आज भी सरकारी अनाज पे अपने जीवन को जी रहे हो, उस देश में एक मुख्यमंत्री एक कैबिनेट की बैठक अपने राजनीतिक उपयोगिता को और राजनीतिक उपभोग को स्वीकार करने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए एक कैबिनेट की बैठक कराने के लिए खर्च करता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि जिस तरह की फैसिलिटी दी गई उनको स्नान कराने के लिए, जिस तरह की व्यवस्था दी गई, हमारे वहां पर जो कुंभ में देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं, आज वो टेंट उनके पास नहीं है। आज भी इस कड़ाके की ठंड में माँ गंगा के किनारे उस तट पर बिना कंबल के, बिना ऊपर किसी छज्जा के वो सोने को मजबूर है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध रूप से लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, वहां पे कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जिसको हम महिमा मंडन कर सके। अभी प्रदीप सर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट,
प्रदीप सर, आप मुंबई में हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। हम लोग जिन चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको तरस आता सर। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते, टेलीविजन की खबरों को आप नहीं देखते, यथार्थ पर आप रहते, 7,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की गरीब महान जनता के 7,500 करोड़ रुपए जो उनके टैक्सेस के पैसे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इससे भी बड़ा आयोजन करना चाहिए, खूबसूरती से करना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए था। 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने, और उसके बावजूद आपके टेंटों में आग लग जाती है, आपके टेंटों में आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल बच जाता है। रोज हेलीकॉप्टर पर चार्टर्ड उतर रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। अब आप सोचिए ना, एक तरफ हमारे गरीब लोग नंगे पांव भूखे पेट मां गंगा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, तमाम लग्जरी गाड़ियां जा रही हैं। आप सोच सकते हैं सर, जिस तरह की असमानता वहां पर देखने को मिल रही है, आम आदमी तरस रहा है। But- एक तरफ बड़े मनीष बड़े सिंह जी। साहब लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की गरीब जनता नंगे पांव भूखे। मनीष सिंह जी, जब ग्लोबल इवेंट कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि इट्स अ ग्लोबल इवेंट, जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ग्लोबल इंटरनेशनल इवेंट, हर तबके के लोगों के लिए फैसिलिटी सुविधा प्रोवाइड किया गया, दैट इज व्हाट योगी। और जो बिजनेस और इकोनॉमी जनरेट किया, मोदी साहब ने 1.5 लाख करोड़ की बात किया, योगी जी ने कहा वी आर गोइंग टू टच 2 लाख करोड़ इकोनॉमी दैट इज बीइंग जनरेटेड वहां पर। और अलग अलग तरह टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट सब वहां पर पहुंचे। तो अगर फैसिलिटीज मिल रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, एक स्पिरिचुअल टूरिज्म उत्तर प्रदेश और देश में बज रहा है, तो व्हाट इज द हार्म? मनीष सिंह जी, सर, क्या हमारे आस्था का जो केंद्र है, क्या अब हम उसको व्यापार के उपभोग का रास्ता बना लेंगे? क्या हमारा धर्म, क्या हमारे शास्त्रार्थ करने वाले जो तपस्वी लोग हैं, क्या उनकी तपस्या से अब हम धन निकालने की कोशिश करेंगे? क्या हम संस्कृत और सभ्यता को छोड़ करके धनोपार्जन पे लग जाएंगे? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या हजारों लाखों वर्षों से क्या हमारे साधु संत जो हिमालय की कांगड़ा में रहते हैं, उनको जो देखने के लिए, उनके दर्शनार्थ जो लोग आ रहे हैं, माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाने वाले जो लोग आ रहे हैं, क्या उनसे हम पैसा कमाने की उम्मीद करेंगे? क्या हमारा यही हिंदुस्तान का सभ्यता है? क्या यही हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है? क्या हमारी जो पुरातन सनातन सभ्यता है, क्या हमारा यही सनातन सिखाता है? सबसे बड़ी बात, हमारे सनातन में समानता की बात की जाती है। हमारे सनातन में जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर 144 वर्षों के अंतराल के बाद जो आज आयोजन हुआ है, उसमें योगी सरकार ने जो कैबिनेट किया है, आपको बताऊं, आप सोचिए, वहीं पर एक तरफ जो लोग हैं, जानते हैं सर, एक प्रदीप सर को शायद पता होगा ये खबर जो है, और अब बजाज सर आपको भी पता होगा, एक डोम सिटी बनी है। डोम सिटी सर जानते हैं, 1.5 लाख रुपए का किराए का होटल का कमरा नदी के तट पे बना हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं सर कि एक तरफ वो गरीबी लोग, भूखे प्यासे लोग हैं सर। आप हिंदुस्तान के बारे में बेहतर जानते हैं मुझसे। हिंदुस्तान की वह माताएं बहनें जो मटमैला सॉल ओढ़ करके ठंड में आई हुई है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ अडानी आकर के डोम सिटी में रुके, एक तरफ कुमार विश्वास डोम सिटी में आकर रुक रहे। ये महान उद्योगपति जो है लोग, जो तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धनोपार्जन करने के लिए लगे हुए लोग, वो डोम सिटी में रुक रहे हैं। अब आप सोचिए, उसी माँ गंगा की गोद में भारत का गरीब भी श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर रहा है, और दर्शन करता है ना सर, तो अपने घर से चावल लेकर। लेकिन मनीष सिंह जी, चलिए, जो आपने कहा वो तो ठीक है। ज्यादातर जितने भी वामपंथी हैं और जितने भी समाजवादी हैं ऐसी ही बात करते हैं सर, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो आपने अभी बोला है, वो बेसिकली एक सोशलिस्ट थॉट है, वो शुरू से आज तक ऐसी ही आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई शहर है, अभी आप मुंबई शहर में आए थे, हमें बिना बताए और बिना बताए चले गए, चलिए आपने माफी भी मांग ली उसके लिए, नो प्रॉब्लम, आप हमारे छोटे भाई हैं, हम आपको माफ करते हैं। लेकिन मुंबई शहर में आपको मालूम है कितनी स्लम है? 52% ऑफ मुंबई स्लम्स। वहां पर अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, लेकिन साथ में 5 स्टार होटल्स भी हैं, साथ में एक फ्लैट जो है, आज की तारीख में अभी हाल ही की खबर है, एक फ्लैट जो है जूहू के पास सर 150 करोड़ में बिका है। एक नई बिल्डिंग बन रही है लोढ़ा साहब की, जहां पर ट्यूलिप स्टार होता था, जूहू सेंटर होता था। उस फ्लैट की कीमत आप जानते हैं क्या? एक फ्लैट की कीमत 210 करोड़ रुपए, एक फ्लैट की कीमत जब बनेगा, और उसकी ओवर बुकिंग हो गई है, बुकिंग बंद हो गई है सर। तो डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हर चीज साथ साथ चलती है हिंदुस्तान में सर।
ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर वापस आएंगे सर, इसके ऊपर वापस आएंगे, मैं मानता हूं आप जो बात कर रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन साथ में दूसरी चीज से भी सहमत हूं, दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, you have watched the Kumbh, you have watched the manner in which some people say, and as Mani Singh Saab just said just now, religion has been exploited by the BJP. I ask you a fundamental question, ma'am. Do you think religious tourism is a good thing? That's what I want to know. For instance, now we are making the Kamakhya corridor. Kamakhya मंदिर जो है, कामाख्या माँ का जो मंदिर है, उसके आसपास की जो हिल्स हैं, उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जंगल जो हैं, वहां पर भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। वहां पर अगर हम लोग उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे, सो इट मे लूज इट्स स्पिरिचुअल पावर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट सम पीपल से। अब आप इसके बारे में कुछ बोले मैम प्लीज। बेसिकली जो यहाँ पे जो जैसे ग्लोबल इवेंट बना दी गई, द वे इट वाज मेड अ वेरी ग्लोबल इवेंट, डेफिनेटली आई मीन इट डज हेल्प टूरिज्म, इट डज हेल्प द व्हाटएवर द इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम द बेसिक इसेंस ऑफ जो श्रद्धा है, जो एक्चुअल जो मतलब साधु संत जो मतलब एक्चुअल श्रद्धा है, वो कहाँ इसमें सब लुप्त हो गई है। यहाँ बहुत कमर्शलाइजेशन ऑफ द श्रद्धा दिख रहा है। जो पूजा अर्चा वहां पे हो रही है उसमें ज्यादा ध्यान लोगों का, या जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका ज्यादा ध्यान उसमें है कि वो उसको कमर्शलाइज करे, उसको मतलब जैसे एज अ फिल्म इवेंट की तरह उसको ज्यादा चित्रकारित करे। And so it is more that they are attracting more of the people than the actual the श्रद्धालु, जो people भक्त जो गए हुए हैं उनके उनको नहीं अट्रैक्ट करके वो दूसरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज अ वेरी मच कमर्शलाइजेशन। और उसमें जो एक्चुअली जो हमारी साधु संत की जो परंपरा है, जो सादगी है, that is all going at a toss. I mean, this, as you see the events also, it is all colorful, this, that, more commercialized. So people, are wondering, oh, what is that? And so they are going and seeing. But where is the actual जो पूजा अर्चा जो होनी चाहिए, सादगी से होनी चाहिए, that is not being seen. At the same time, मतलब श्रद्धा जो होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये सब चीजों वो नहीं। It is more commercialization दिख रहा है। It looks as if it is an event. It is a जो जो फिल्म इवेंट होती है। डॉक्टर मल्होत्रा, but don't you believe काशी जिस प्रकार से डेवलप कर दिया कॉरिडोर, वहां पर जबरदस्त तरीके से बिजनेस इकोनॉमी, पीपल आर अर्निंग मनी, छोटे उद्योग करने वाले वो भी कमा रहे, छोटे स्टॉल्स कमा रहे, रिक्शा ट्रांसपोर्ट एकदम बूम हो गए। काशी, अयोध्या में वही हो गया, विद radical change, the essence, the prices. I'm not saying that tourism is bad, but it should be planned properly. You cannot have such a great strain on the environment, on the local people. Local people are being displaced. Where are they getting any jobs in all this? Then what about the strain with the environment? Where is the environmental sustainability? What about the so much strain on the roads, on the water, the pollution? There's what are problems of sanitation, and ultimately, when the whole thing will go, then the white elephants will remain over there. All these structures which are built, which are not even like pakke structures hai. जैसे कि, and then what about the management? As इन्होंने जैसे मनीष सिंह जी ने बोला कि there was a fire. I mean, what about if it was contained, madam? It was contained within 12 minutes. Yes, it was contained. But at the same time, these are the things which has all the dangers which have. But 8 crore, madam, 8 crore, Dr. Sunaina Maldor, 8 crore people डुबकी लगाए जबरदस्त तरीके से. They are enjoying. I mean, everything is wealth managed. पहले साधुओं के दोनों गुट में झगड़े होते थे, आजकल वो झगड़े भी खत्म हो गए. Everything going very peacefully and planned, and money is being economy generated. झगड़े तो दिख रहे हैं, झगड़े तो उसमें हो भी रहे हैं. वो मतलब जो भक्त मंडली आ रही है उनको तो मारा पीटा जा रहा है, वैसे तो छोटे छोटे झगड़े तो हो रहे हैं. Basically, what the management has to be fantastic. Only then such a mega event can be looked after. I heard that to make all these construction, or all the local people, their houses were broken, they were displaced, and all such video. I mean, I saw the video about that. So let's go across to Ali Darwala Sahab. Darwala Sahab, I put this to you. Darwala Sahab, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल. Darwala Sahab, हर साल हज होता है.
अगर हज में भी इस किस्म की हो हा शानो शौकत हो हल्ला करना अगर वो शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपसे पूछ रहा हूँ. Yeah, Rajiv sir, Pradeep sir, I'd like to counter ma'am and Singh sir what he said. सर मेरे सवाल का तो जवाब दो पहले. I'm coming. सर हज के ऊपर बात करें ना पहले, उसके बाद आप जवाब दे देना वहां पे. हज पे exactly या उम्रा पे अगर इस किस्म का हो हल्ला शुरू हो गया इन द होली सिटी ऑफ मक्का, अगर इफ वी स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? Sir, the Asking you, people visiting Kaaba Sharif and Makkah, Medina Yes. for Umrah and for Hajj. For Hajj, we get 65 lakh people across the world. And they are talking about the pomp, fair, and the meagerness. Let me tell this panelist that in Hajj, for every pilgrim, food, water, dates, everything is provided free of cost by the administration. There are air conditioners. The flooring that you're seeing in Hajj right now, that's white flooring, all the 7 floors are air conditioned. There are cool pipes passing from down. There is 50 degrees of temperature in summer at any point of given of time except November, December. But you will never see Hajis fanning themselves. And she spoke about fire. Ma'am, with due respect to you, there was not a single casualty. In Mina, which is in Saudi Arabia, when the fire broke out, thousands of people died. At that point in time, even my relatives were there. What panic went across the world, you got no iota of what happened. So, comparison to Hajj and in comparison to Umrah, this magnitude of people, which we do not have expertise, we are just new in power, we do not know how to handle, but with the innocence and with the real मेहनत से जो 2 करोड़ फुटफॉल को जैसा हैंडल किया है, जो हिसाब से वहां पे पीसफुली काम हो रहा है, इसकी सराहना करना चाहिए. मुझे एक बात बताइए सिंह साहब और मैडम, अगर यही हमारे नेताजी होते और बाकी के अन्य पहले के अगर नेता होते तो वो लोग उनका क्या पोस्टर वहां पे नहीं लगाते? तो पोस्टर लगाना गुनाह है. जिसने इतनी मेहनत किया, जिसने इतना ये चीज को समेट कर लाया, मैं कह रहा हूं हमारे पारसी मित्र, मुस्लिम मित्र वहां पे जा रहे हैं देखने के लिए. इट्स बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन. एवरी सिंगल पर्सन जिसको हम मिल रहे वो इसकी सराहना तारीफ कर रहे. ये बोल रहे हाउ दिस मैग्नीट्यूड इंडिया में कैसा जमता है, ये लोग कैसा करते हैं. तो इसका जवाब अगर आप योगी जी को पूछे तो आई एम श्योर योगी जी, मोदी जी एक ही सवाल करेंगे, इसका सवाल का जवाब देंगे ऊपर वाले की अनुमति से, उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है, ना कि योगी जी. ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये मैग्नीट्यूड हज में भी आपको देखने नहीं मिलेगा. दारोला साहब, टुडे आल्सो वाज 1 year ऑफ राम मंदिर पुनर्प्रतिष्ठान. विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कहना था अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब इसी अपेक्षा 500 साल के लिए कर रहे थे. आज उसी का 1 साल आज खत्म हो गया. इंग्लिश नाउ ऑपोजिशन अभी भी they refuse to believe that ये मोदी काल में हो गया, मोदी जी के पीरियड में हो गए. They disputed. Now how do you see this criticism? In fact, Rahul ji and the senior Congress leaders have still not visited Ram Mandir. How do you see? Is it a contempt? Is it appeasement? तुष्टीकरण? क्या देखते हो आप इसमें? Sir, the opposition, Congress, and even Netaji are in denial. They are denying that something of this magnitude, which they lived, breathed, and drank for 60 years, is possible. It has taken shape. I am तो saying हम तो सिर्फ एक कार्यकर्ता है, संघ और भारतीय जनता पार्टी, इसको जो एक दैवी शक्ति है, ये तो हुआ तो ये चमत्कार से ही हुआ, इसके अंदर हमारा तो कोई योगदान ही नहीं है. ये तो प्रभु श्री राम ने अपनी पुरुषोत्तम मर्यादा को रखने के लिए ये सब जो है, ये हमको एक सिखाने के लिए, हकीकत बताने के लिए कि ये देश के शुभचिंतक कौन है, ये देश के दुश्मन कौन है, ये देश के भगोड़े कौन है, ये बताने के लिए शायद ये 60 साल हमारे से परिश्रम कराया. और हमारे हाथ अगर वी आर जस्ट हैपन टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ बीइंग देयर, even our Modi ji being there at the Pran Pratishthan is a blessing in disguise. It is he who chose us. It is not in your hands or my hands. But I again and again, time and again tell you that what has happened, the opposition are in denial. They're in shock. They are not accepting it.
and I do not know for how many millennia to come they will not accept this. But the fact is, राम लल्ला की प्रतिष्ठान हो चुकी है और हमारे 3 में से एक हमारा जो था एक सपना साकार हुआ है और 2 सपने हमारे अब भी बाकी है। तो बार बार सर, इसके पहले कि मैं मनीष सिंह जी के बाद वापस जाऊं, तो बार बार ये लांछन आपके ऊपर लगता है, आरोप आपके ऊपर लगता है कि हर चीज के अंदर आप जो हैं हर एक को बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं, मतलब हो हल्ला शुरू कर देते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, एज फार एज अयोध्या इज कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर आर सो मेनी पीपल विजिटिंग अयोध्या. Ayodhya has never had so many people visiting it, but I wish to God that we have discussed this so many times earlier also. I wish to God the Ganga had been cleaned, especially for the Mahakumbh. और उसके पहले I wish to God that the Saryu had been cleaned. अब वो वैसे का वैसे ही है सर, उसमें क्या है, मतलब अब मैं क्या बोलूं, मैं बोल बोल के थक गया हूं। पिछले 20 साल से for the last 20 years I've been campaigning for cleaning up the Ganga and nobody is listening. I don't know what's happening over there, because you can't clean the Ganga at Kanpur, you can't clean the Ganga at Allahabad, you have to clean the Ganga at source. You have to stop all the effulgence coming over there, and that's never going to happen. Whichever is the government, वो बंद करने वाली नहीं है। सारे इंडस्ट्रियल effluents, effulgents सब अंदर घुसेंगे गंगा में। We have turned the Ganga into a drain. We are not even ashamed of ourselves. लेकिन खैर वो बात अलग हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपके ऊपर ये लांछन लगता है, ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हर चीज का बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर बंद करा दी पापा, ये मतलब इसका मजाक बन गया था सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, डू यू थिंक वी आर ओवरडूइंग इट? डू यू थिंक द बीजेपी इज अ बिट ओवरडूइंग इट एवरीवेयर? व्हाट डू यू थिंक, Ali Darwala sir? Not at all. I will, in fact, I would like to, if you permit me, I'd like to go to the citizens of this country and I can put in a word through your prestigious platform. हर चीज को यहाँ पे इवेंट करने का जो हमारे ऊपर तोहमत लगती है, ये बिल्कुल गलत है। हर गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम लाती है, उसके बैनर्स, उसके पैम्पलेट्स, हर बसों पे पेंटिंग, ये नेताजी के टाइम से, कांग्रेस के टाइम से होते आया है, मगर लोग अब इसे नोटिस कर रहे। ये सब लगते थे, ये बैनर्स लगते थे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, दूरदर्शन पे, चैनल पे, सारे चैनल्स के ऊपर एड्स आते थे, रेडियो मिर्ची से लेके हर एक रेडियो इनके एड चलाता था, मगर इसे कोई नोटिस नहीं करता था। मोदी जी के आने से और इसको जो है एक इवेंट नहीं बल्कि लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है, ये डिफरेंस है। मगर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज, स्वच्छ भारत, एक सिंपल फर्स्ट थिंग, मोदी जी ने कहा मैं छोटा आदमी हूं, छोटी चीज से मैं शुरू करता हूं, एक झाड़ू लेके इंडिया को साफ करना। जब हमारे पंतप्रधान जो है देश को साफ रखने में रुचि रखते हैं और ये हर एक चीज में स्वच्छ भारत के माध्यम से, टॉयलेट हर घर में अपनी महिलाओं को मान सम्मान से उनका एक टॉयलेट देने के काम से, इसको अगर पब्लिसाइज करके लोगों को इसके माध्यम से अगर एजुकेट करे तो इसमें गलत क्या है, गुनाह क्या है? सिंह साहब, मैडम, if people can be educated on simple hygiene, simple living manners, cleanliness, it is new. I am not going to blame the old government. I don't you think it is the responsibility jointly, like Rajiv sir, I am telling you, he must be fuming right now. उनके ऊपर जो आक्रोश, गुस्सा रहेगा, वो गंगा नदी के अंदर जो बहती हुई गंदगी को देखते, मैं समझता हूँ, I can relate with Rajiv sir, Pradeep sir, from where they come. Filth is a no. If कांग्रेस के साथ आज भाजपा को थोड़ा मुद्दा, हमें थोड़ी संधि मिली है, तो हम लोगों तक ये लेके जाए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, प्रचार संसार के माध्यम से, तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। राइट। मनीष सिंह जी, आपने अली दारूवाला साहब को सुना, भारतीय जनता पार्टी के, और इसके पहले मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, थोड़ी देर के बाद ये डिस्कशन जरा खत्म होनी चाहिए, उसके एकदम बाद वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। जितने भी लोग जो जख्मी हुए हैं, जितने लोगों की जान गई हैं, उनके साथ हम सब लोगों की सहानुभूति है और हम बहुत खेद प्रकट करते हैं कि असल में क्या हुआ। आपको मालूम, पता नहीं, मनीष सिंह जी शायद आपको मालूम नहीं है कि वो जो पुष्पक एक्सप्रेस थी, वो हमारे कहाँ, जलगांव के पास, जलगांव स्टेशन के पास, वो सडनली उसने ब्रेक मारी, सब लोग उतर गए, लोगों को लगा कि पता नहीं आग लग गई है ट्रेन में। वो क्या है, पहियों और रेल के बीच में धुआं निकल रहा था, तो और साथ में कर्नाटका एक्सप्रेस जा रही थी, बहुत लोगों की जाने गई हैं वहाँ पे आज। तो मतलब अश्विनी वैष्णव साहब का जो रिकॉर्ड था वो ज्यों का त्यों कायम है कि एक्सीडेंट होंगे ही, हर महीने कुछ ना कुछ होगा ही। दिसंबर में भी हुआ है, नवंबर में भी, अक्टूबर में भी, आज भी हो गए। लेकिन
आपने अली दारवाला साहब को सुना कि मैंने कहा कि यार हर चीज़ में इतना बड़ा इवेंट करने की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं हम तो इवेंट करते ही नहीं है, पहले भी ऐसे होता था, आज की तारीख में क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी तरह कर रहे हैं इसलिए इसलिए आप लोग नोटिस कर रहे हैं। अब आप बताएं सर, मनीष सिंह जी। सर, मैं आपका एक अभिभावक के रूप में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। और उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं कही वो तो उन्होंने अपनी पार्टी और विचारधारा के मुताबिक बातें कही है। लेकिन सर, आप तो देश और दुनिया की तमाम राजनीतिक और सामाजिक खबरों को बहुत बारीकी से देखते हैं। एक तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर आप सर हमको दिखा दीजिए। मैं वाहिद समाजवादी पार्टी का इकलौता ऐसा कार्यकर्ता हूं जो ये बात चैलेंज के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। एक किसी भी फैक्ट्री का अगर योगी आदित्यनाथ ने इन 8 वर्षों में उद्घाटन किया हो, जिसका निर्माण स्वयं किया हो और स्वयं उसका उद्घाटन किया हो, एक तस्वीर हमको दिखा दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर एक फैक्ट्री, एक शुगर चीनी मिल लगाई हो, एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया हो योगी आदित्यनाथ ने, मैं जो कहेंगे सर मानने को तैयार हूं। मोदी जी बुंदेलखंड से लेकर के रुहेलखंड तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक किसी भी एक सरकारी या प्राइवेट किसी भी ऐसे संस्थान का उद्घाटन किया हो जिसमें 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिल गई हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर समिट अभी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक समर्थक बोल रहे थे, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले जो प्रयागराज में आज दिखाया जा रहा है, मैम कह रही थी, उनकी बात से सहमति जताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 450 करोड़ रुपया खर्च करके केवल विज्ञापन पर 450 रुपए और आतिथ्य के सेवा में खर्च करके, शब्द का सर ध्यान दीजिएगा कि आतिथ्य के सेवा में खर्च करके, जिसमें अडानी जी भी आए थे, अंबानी जी भी आए थे, तमाम एप्पल से लेकर के तमाम ऐसी कंपनियां थी जिनके मालिकान यहाँ पर आए थे लखनऊ में, 40 लाख करोड़ रुपए का उम्मीद हुआ था सर। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उन्होंने निवेश करने की बात कही थी। सर, एक फैक्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं लगी है, 450 करोड़ रुपए तो केवल उनके आतिथ्य में खर्च कर दिए गए थे। मेरा सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए आपका जो दृढ़ संकल्प है वह फलीभूत होते हुए जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि अगर आप मां गंगा की गोद में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो आपको 12 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप तो वहां पर तिरपाल बिछाते, साधु संत जिस तरह से बैठे हुए हैं उसी तरह से कुर्सी लगाते, खुले मेज में 54 जो मिनिस्टर है आपके, उनकी चेहरे दिखाते जनता के सामने, वो कुर्सी लगा करके बैठ जाते। 10-12 लाख रुपए में भी हो सकता था। 12 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं? वहां पे गुलदस्ता सजाया गया, फूल सजाया गया, तमाम आलिशान और तमाम। अभी अरविंद केजरीवाल जी पर आज मोदी जी ने बूथ सम्मेलन किया, उसमें मोदी जी ने कहा कि शीश महल की जिक्र किया। अरे शीश महल तो यहाँ पर रोज योगी जी बना रहे हैं। और योगी जी जानते हैं सर, अगर हमारे जैसा कोई पॉलिटिशियन होता, अगर इस तरह का काम करता तो 1 मिनट के लिए चुप भी जाता। योगी जी तो संत परंपरा से आते हैं, वो संत परंपरा से, नाथ संप्रदाय से। अब सोचिए कि एक संत परंपरा से आने वाला व्यक्ति अगर इस भौतिकवादी सुखों को भोगने लगेगा तो क्या हमारा सवाल उठाना लाजमी नहीं है? और सर, महाराष्ट्र की जहां तक बात है, बंबई शहर की जहां तक बात है, बंबई शहर को कहा जाता है कि हर भूखे पेट को हर शहर रोटी दिया है, रहने का ठिकाना दिया है। उस बंबई शहर की महानता है जिसने भारत की लाज बचा के रखी है। मैं बंबई को सैल्यूट करता हूं, जिसने गरीब से गरीब आदमी को भी अपने पास रख करके उसको दौलतमंद बनाया, अमीर बनाया। लेकिन मेरा तो सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश के 7500 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के गरीबों के टैक्सेस के पैसे हैं, जिससे प्रयागराज कराया जा रहा है, प्रयागराज में कुंभ हमारी भी सरकार में हुए सर। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे सरकार के समय में लच्छेदार बातें नहीं की जाती थी। हम लोग तो संतों के सामने उनसे कहते थे कि प्रभु आपके आतिथ्य में कोई कमी हो तो बताइए, हम उसका अनुपालन करेंगे। एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी तो आजम साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई है, हमें आप निर्देशित करिए कि हमें क्या पूरा करना है। सर, ये जो आदमी इस तरह से संत परंपरा का होकर के भी इतना भौतिकवादी होगा, इतना भौतिक सुखों को अपने अंदर उपभोग करने वाला व्यक्ति होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य में, जिस राज्य में आज भी पलायन एक सबसे प्रमुख मुद्दा है, कितनी बेशर्मी से यह सरकार कहती है
कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। सर आपका बंबई शहर अगर नहीं होता, बेंगलोर नहीं होता, एक जमाने में कलकत्ता शहर नहीं होता, तो सर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा हुई होती। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी एक जानकारी और आपको अभी तुरंत अभी घटना हुई है। एक अनंत सिंह है सर, नाम सुना होगा आपने, बिहार के बाहुबली। 70 राउंड फायरिंग हुई है, अभी उनके ऊपर गोली चली है सर, मोकामा के रहने वाले हैं बिहार में। अभी 5 मिनट पहले सर खबर आई है, 70 राउंड उनके ऊपर फायरिंग हुई। बिहार में किसकी सरकार है? जिसकी सरकार है उसी के ऊपर फायरिंग हो रही है। अब आप सोच लीजिए सर कि जो लोग अपने लोगों को नहीं बचाने में सक्षम है, वो दूसरे की बात करते हैं। इसका जवाब प्रदीप जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिंह जी से, इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। मैं मिला हूं योगी आदित्यनाथ जी से, मैं मिला हूं। योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होता था हमारे सारा शहर में, जब मैं सारा में था तब आते थे, और उस वक्त बिल्कुल अलग थे, नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, मैं तब से जानता हूं उनको। आजकल खैर मेरा फोन नहीं उठाते, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, किसी ने पूछा नहीं उनको कि यार तुम तो नाथ परंपरा से आते हो, नाथ परंपरा से आने का मतलब क्या होता है, सबको मतलब ये जानना चाहिए। तो आप राजनीति में कैसे आ गए? आप जो हैं एक बादशाह कैसे बन गए, राजा कैसे बन गए? किसी ने पूछा नहीं आज तक। पूछ रहा हूं आपसे मनीष सिंह जी, छोटी सी बात है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। अब मैंने आपसे पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी जो नाथ परंपरा से आते हैं, उनसे किसी ने पूछा नहीं आज तक कि आप राजा कैसे बन गए? सर उनसे कोई क्या पूछेगा? योगी आदित्यनाथ जी को जितना मैं जानता हूं सर, उससे बेहतर आप जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक डरपोक राजनीतिक व्यक्ति हैं, डरपोक, जो सत्ता और प्रशासन को आगे करके सिर्फ बोलना जानते हैं। उनकी राजनीतिक कुवत और क्षमता, मैं आपके साथ चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उसी कुल और खानदान से मैं भी आता हूं, इसलिए मैं उनकी ताकत को जानता हूं। योगी आदित्यनाथ जी एक डरपोक पॉलिटिशियन है। वो सत्ता और प्रशासन को आगे करके, सर आप ही के पास अगर एसपीजी की सुरक्षा हो, तमाम ब्लैक कैट कमांडो हो, तमाम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था, आप नहीं बोल लेंगे सर? आप भी बोल लेंगे, मैं भी बोल लूंगा। लेकिन धन्य है श्री अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश की सामंती सत्ता को रोज चुनौती देते हैं और आगाह करते हैं कि तुम्हारी सरकार में लूटा जा रहा है, मनीष सिंह जी, जनमानस के धन को इंडिया अलायंस लूटा जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है। इंडिया अलायंस किस प्रकार से चल रहा? बिकॉज आज इमरान मसूद साहब ने बोले कि कांग्रेस सोचेंगे, विल थिंक अबाउट अलायंस ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड विद समाजवादी। 1780 वाला फॉर्मूला है तो हम नहीं रहेंगे, बराबर के फॉर्मूला होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, फिर ही कांग्रेस। बिकॉज आप भी जिस डिसीजन लिया आम आदमी पार्टी से साथ में जाने का, तो क्या बिगड़ रहा है? इंडिया अलायंस इज ब्रेकिंग अप, कैसे दिख रहा है? सर इंडिया अलायंस कहीं नहीं बिगड़ रहा है। इमरान मसूद जी को अपने नेतृत्व से जानकारी करना चाहिए, नेतृत्व से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो गठबंधन है, उसके बारे में उनको शायद इमरान मसूद जी को नहीं जानकारी है। वह जो ऊपरी नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो देश की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को जानता है, पहचानता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि आप सर एक ही बजाज सर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब जो बात हो रही है, इन 54 जो मंत्री गए थे ना सर, इन 54 मंत्रियों में ये डफर पॉलिटिशियन है। एक शब्द मैंने बोला है सर, इंग्लिश का वर्ड है डफर पॉलिटिशियन। इन डफर जानते क्यों कह रहे हैं? इनके विभाग के 30% सर 24 और 25 का जो सालाना बजट था हमारे उत्तर प्रदेश का 7,49,000 करोड़ रुपए था। आज के समय में ये सरकार 5 लाख करोड़ रुपए भी नहीं खर्च कर पाई है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने खर्च किए। अब आप सोचिए कि जो ये 54 मिनिस्टर गए थे माँ गंगा जी की गोद में स्नान करने के लिए, माँ सरस्वती जी का वरदान लेने के लिए, माँ यमुना जी का आशीर्वाद लेने के लिए, ये जो डफर मिनिस्टर हैं, इन मिनिस्टरों ने अपने विभाग का पैसा भी नहीं खर्च किया है, 30% रुपया भी अपनी विभाग का पैसा नहीं खर्च। जो मिनिस्टर नहाने गए हैं, मां गंगा की गोद में आचमन करने गए हैं, उन लोगों ने जनता के हित में अपने विभाग का 30% भी पैसा खर्च नहीं किया। इनसे आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, in terms of Maharashtra, to come back to Maharashtra a little bit, Okay. what do you think is really happening here? Devendra Fadnavis साहब has gone to Davos again. Along with him, Uday Samant साहब, our industry minister, has also gone. आपको याद होगा एकनाथ शिंदे साहब भी गए थे। एकनाथ शिंदे साहब पता नहीं 1.5 लाख करोड़ का MOU साइन करके आए थे। उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट आई शायद आपको मालूम होगा। अब you must be knowing because I don't know. Maybe Ali Darwala साहब can enlighten us later when I go to him. What do you think is happening here? You've got guardian ministers fighting over the guardianship of their constituency. मतलब
वो रायगढ़ में वो बंदा बोलता है कि जी मैं यहाँ का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, कहीं और का बोलता है मैं गार्डियन मिनिस्टर हूँ, और तो और छोड़िए, दे हैव कम आउट इन प्रोटेस्ट, दे आर बर्निंग टायर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। आज तक ऐसी स्थिति, ऐसा दृश्य कभी महाराष्ट्र में नहीं देखा गया कि पालक मंत्री के पद के लिए कोई सड़क पे आ गया हो। Exactly. जी, ये क्या हो रहा है मैम? This is all childish things going on. ये आप बोल सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की बात न करके हम लोग महायुति सरकार की बात करें कि महायुति सरकार में कैसे डिस्पैरिटी है। एक नाथ शिंदे जी वो नाराज होके बैठे हैं, वो बार बार अपने गांव में चले जाते हैं नाराज होके। अजीत दादा का दूसरा ही चलता है कि मुझे करप्शन नहीं चाहिए, करप्ट लोगों को हम लोग टेंटेड लोग। Can you imagine that? Can you just imagine? Exactly. I mean that is such what do you call it? The pot calling the kettle black. Exactly. Wow, isn't that lovely? Yeah. The basic reason for him was to leave Pawar Sahib's saath and to go the other side was basically being tainted. And then once you try to show that you are different from the other two sections, that itself shows that there is no coordination, there is no unity within them. So this is of course these are all the things which are said for the election purpose. ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के अभी इलेक्शन जो नजदीक आ रहे हैं तो उसमें वो दिखा, एंड बेसिकली इट इज व्हाट आई फील, इट इज डाइवर्जन, इट इज लोगों का ध्यान बटाने के लिए। जो महाराष्ट्र में अभी जो चीजें हो रही है, अरे महाराष्ट्र में इतना बड़ा क्राइम होके भी अभी तक प्रॉपर उसको इतना स्लो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एसआईटी सब हो गया, चीजें हो रही है, बट इतने स्लो स्पीड से हो रही है। But ma'am, here I'd like to ask you. Here I must take issue with you. Yes. I must take issue with you over here. Very frankly speaking, मनीष सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन महाराष्ट्र की पूरी जानकारी रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ सहित व्याख्या करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। मैम, बीड़ को लेकर के आप सब लोग बड़े अग्रसर हैं। Yes. आप सब लोग बड़े, संतोष देशमुख जी का मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें वो क्या नाम है उनका, कराड़ साहब, वाल्मीकि कराड़ साहब को अरेस्ट कर लिया गया, और वाल्मीकि कराड़ साहब के खुद के पुरावे अंजलि दमनिया ने सबके सामने रख दिए कि किस प्रकार वो मुंडे फैमिली के साथ है जी, किस प्रकार धनंजय मुंडे साहब के साथ उनका पूरा का पूरा बिजनेस है, ये है, वो है, ये एक एक चीज है मैम। लेकिन परभनी में क्योंकि बेचारा एक दलित लड़का पुलिस कस्टडी में मारा गया, वहां पर कांग्रेस को छोड़कर और कोई बात नहीं कर रहा है। और वो अपना जो चंद्रशेखर आजाद जो है बेचारा, आजाद समाज पार्टी वाला। I would like to say that our Rajya Sabha MP Dr. Fauzia Khan, she is also extremely active over there. और वहां पे अभी रिसेंटली बहुत बड़ा जुलूस कल या परसों ही जो बड़ा ये निकला था। अब वो आ रहे हैं मुंबई की तरफ, आ रहे हैं मैम, चल के आ रहे हैं इस तरफ सब लोग जी। So वो तो इश्यू चल ही रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। मे बी भीड़ में थोड़े ज्यादा लोग हैं जो ज्यादा क्योंकि सामने धनंजय मुंडे हैं इसलिए। But Supriya Sule ji talked about organized crime in Bid to be destroyed. परगणी की बात में तो it is such a clean, straightforward case, as we always talked about. Yes, it was a custodial death. It was a death due to severe injuries. It was a death by shock. It is a cardiac arrest. So and yet nothing has been done. Well, it is such a pathetic thing. सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया मैम, सिर्फ 2 लोगों को, एक एपीआई और एक बेचारे कांस्टेबल को, उसको बेचारे को सस्पेंड कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ मैम वहां पे। वो कस्टोडियल डेथ हो गई बच्चे की, बिकॉज़ ही वाज अ दलित एक्टिविस्ट। Yeah, exactly. एंड फडणवीस जी बोलते रहते हैं कि नहीं अभी महाराष्ट्र बहुत आगे जाएगा, महाराष्ट्र में ये होगा, क्राइम नहीं होगा, बट एज आई सी एवरी डे समथिंग और देयर इज हैपनिंग। पूना में कुछ हो रहा है, पूना में कुछ फायरिंग हो गया अभी, so many things are happening. और सैफ अली खान के ऊपर अटैक हो गया मैम, अटैक हो गया। then where is the security? Now we are also Supriya Sule ji has defended migrations, and that is it shows economic distress. Economic distress जिस प्रकार से फैली हुई है, because the state and the center has not done anything economically that is very viable and good, so people are migrating. So she's trying to defend, is she trying to defend the migration of now, because आरोप लग रहा है कि बांग्लादेशी उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी लिंक, जैसे आशीष शेलार जी ने बोला, तो how can you defend the migration?
You're not defending a migration, but it is a thing is there that the economic disparity, economic grievance. These are the things which can, जी दुरुस्त बात है। वो तो मनीष सिंह जी ने भी बोला कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन होता है लोगों का, क्योंकि वहां पे कोई नौकरी नहीं है, तो बेचारा मुंबई की तरफ ही आएगा और कहां जाएगा देश में। और मुंबई से आप रोक तो सकते नहीं है कि देश का हिस्सा है, सीधी सादी बात है। तो उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। बट अली दारूवाला साहब, व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? ये क्या हो रहा है सर? हर जगह पे आप देखिए ना, बाबा सिद्दीकी साहब का कत्ल हो गया, सैफ अली खान के ऊपर इतना बुरी तरह अटैक हो गया, सलमान खान के घर के ऊपर क्या है वो गोलियां चला दी गई। अब मैं उसको आई डोंट वांट टू गिव इट अ हिंदू मुस्लिम कलर, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे अटैक जो है मुसलमानों पे हुए हैं। अब वो बदलापुर के अंदर मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है कि पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए मर्डर के लिए, बिकॉज दैट मैन हु वाज अरेस्टेड was actually killed. That's what they say. Magistrate ने तो रिपोर्ट दी है कि उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। And the High Court bench headed by Justice Revati Mohite Dere has actually said, please file the FIR immediately against these policemen. और उसके अलावा बीड़ में मर्डर सर, सरपंच का मर्डर, और वहां पे सुप्रिया सुले जी कहती हैं और बाकी सब लोगों को भी यही लगता है that a full extortion racket was going on over there। और परभनी के अंदर कस्टोडियल डेथ। अली दारूवाला साहब, ये क्या हो रहा है? अब आप बोले सर प्लीज। There's some disturbance there. Hello. जी, Can you hear me? I can hear you, sir. The question is, were you Yeah. able to hear me? Right. I have heard and I have jotted down all the Ji, four ji, things बोलिए that sir, you have please, pointed please, out. please In go this ahead. 100 days of our government, where Devendra Fadnavis ji has been a steel-fisted minister. Bead person has surrendered himself. Today we have filed 302 murder case against him. Extortion was not enough. This guy is going to face the gallows very soon. Coming back to Baba Siddiqui. Baba Siddiqui, the 32 teams, 10 CBI crime branch people have nabbed each and every culprit. They have been brought down to Bombay. Investigation is on. Everything will be there. उसका जो भी चार्जशीट दाखिल करके आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी आने वाला है. What is the motive behind it? Was this extortion? There was kidnapping or whatever? We are on the right track. We cannot talk on an open forum over here. But बाबा सिद्दीकी जी का भी आपके सामने सारी यहाँ पे खाल निकाली जाएगी. Coming to Badlapur and what you said just now, that the magistrate has whipped the police people, saying the fingerprints were not on the butt. Over here, just allow me those 30 seconds to explain to you. I do know very well how law works, because I cannot tell you, but I know very well how law works. What the judges go by record, by print, by what is written in the book. अगर फिंगरप्रिंट के बट पे ग्रिप के ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं है तो खलास, यानी क्या? बस मुझे एक बात बताइए, that culprit was diving to get the weapon. He snatched the weapon with the holster on it before he could take the aim, before he could shoot, before he could lay 5 policemen down. Don't you think पुलिस वालों को बंदूक को शोकेस कोई फूल दस्ता नहीं दिया है सर? They have been given to The use High it. Court doesn't So believe you. what? One second. High Court. I am telling you how the judge went. He did not get the fingerprint. So ये एक fabricated लग रहा है. अरे मगर वो एक्शन का क्या? जो आदमी गन के लिए he went and got the gun. In any What are event, you people over waiting? there support you. One second. Rajiv sir, please 1 second. Go ahead, This sir. is a very serious thing. बोलिए सर। Over here, what you wanted for him to take a aim, and those 5 policemen would have sat like that, and then he would have shot them, and they say, "अरे हाँ, fingerprint आ गया करके हमने उसको shoot किया." Come on, what is it? A joke? Is this judiciary is a joke? What is it? With all due respect, magistrate Daruwala को sahab, fingerprints नहीं मिले करके nobody उन्होंने is बोला going to shed इसका a tear for inquiry that होना guy. चाहिए. Nobody is going to buy this. Nobody is going to shed buy a tear this. for that guy. He was a serial rapist of 100%. little girls, 5-6 year Those olds. police 5 officers Yes. who risked their life are going to face an inquiry. कहाँ जा रहा है? That क्या I कर don't रहे know. हैं? जुडिशरी क्या कर रही है? दारोगा साहब, you need to understand, because आज वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने कहा कि He's a माइग्रेशन, lawyer. Pradeep sir is a lawyer. yeah, no, migration is the biggest threat for the nation. Now you are in the center. वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब बोल रहे हैं कि माइग्रेशन सबसे बड़ा थ्रेट है इस देश के लिए. आशीष शेलार जी यहाँ पर मंत्री है महाराष्ट्र में. आशीष शेलार जी एक और तरीके से बात कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी और ममता बनर्जी का कोई लिंक है माइग्रेशन के. तो आर यू नॉट कमिंग टू द रियल प्रॉब्लम? द रियल प्रॉब्लम इज द No. सेंटर्स प्रॉब्लम.
that you have not been able to control. अगर आधार कार्ड बनाकर कोई यहाँ पर आ रहा है बांग्लादेशी, तो whom do you blame? You blame your own. सर बांग्लादेश से इधर आ रहा है ना, बॉर्डर Yes. तो आपके हाथ में है। तो are we confused now? वाइस प्रेसिडेंट Correct. बनकर कुछ बोल रहे हैं, आशीष शेलार जी कुछ बोल रहे हैं। सर 11 साल से आपकी सरकार है सर। माइग्रेशन किसका हक? whose jurisdiction is this? सर बताएं प्लीज। बॉर्डर बोलो साहब। हमारे हाथ में 10 साल से हमारी सत्ता है, है सर। मगर क्या हो गया सीए एनआरसी को? अब जाके देखिए शाहीन बाग में हमारे, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, ये पैनलिस्ट में से कितने बैठे थे you can offend sir, no problem। या बोलिए। तो आई एम टेलिंग यू, नो आई एम टेलिंग यू, क्या हो गया शाहीन बाग में? सीएनआरसी को प्रोटेस्ट किया, ये देश को 6 महीने वेटेज रखा, बिरयानी बटी, बोले सीएनआरसी लागू नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप है, क्या क्या नाम रखा सर हमारे सरकार को। यहाँ पे आप लोग हमें लॉ लाने What does that have to do with the over here? border? If you ask me, राजीव सर, प्रदीप सर, let me see, I am very point blank सर। ये जो क्रॉस करके आ रहे ना बांग्लादेश से, जी यहाँ पे ह्यूमन राइट का अगर हमें खतरा नहीं रहता, मैं तो बोलता उनको उधर ही गोली मार दो सर। ये देश के अंदर आके जो क्राइम कर रहे, जो बलात्कार हो रहे, जो चोरी हो रहे, जो नाइफ चल रहे, जो ये चारों क्राइम हो गए ना, ये तो क्यों चारों नहीं मारते क्राइम, सर? ये अगर बांग्लादेशी क्यों नहीं मारते? सर, जैसा ये सिंह साहब ने कहा ना, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आप देखिए ये सारे क्रिमिनल्स उधर से आ रहे सर। सर, जब infiltration होती है- कैपिटल पनिशमेंट ओवर योर इन्फिल्ट्रेशन, जैसा अरे, ट्रम्प जी ने दारूवाला कहा था, साहब, आप वहाँ सवाल पे- नहीं समझ रहे। वहाँ पे आप आर्मी लगा दीजिए। दारूवाला ये करना चाहिए। साहब, you are deliberately avoiding answering the question. The No. border is in your control. Border आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में। Border security force is supposed to be manning the fence over there between India and Bangladesh. It's a very porous border. I understand. सर 2 या 3 तरीके होते हैं, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ये घुसपैठ होती है। एक 24 परगनास, एक मुर्शिदाबाद, और उसके अलावा मेघालय से। और अब एक नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है, वो अपना एबीए घनीखान चौधरी साहब वाला, एक छोटी मोटी वहां से होती है, मालदा से। आप मुझे बताइए, आप 3 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते सर बॉर्डर के साथ? बॉर्डर तो आपके हाथ में है ना। बॉर्डर इज नॉट विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, आपकी बीएसएफ है वहां पे। और यहां पर तो यह सुना जाता है कि बड़े आराम से पैसे दे दिए जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, कैटल स्मगलिंग हो जाती है, गाय इधर से उधर जाती है, भैंसें उधर इधर से उधर जाती हैं, लोग उधर से इधर आते हैं। सर क्या है ये? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। इफ यू हैव टू शूट एंड किल पीपल, डू इट। द होल कंट्री विल बी विद यू। व्हाई आरंट यू डूइंग इट? जो Exactly. जो वेस्टर्न बॉर्डर पर सर, जो वेस्टर्न बॉर्डर पर आप कर रहे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पर क्यों नहीं कर रहे? आप बोलिए ना सर, बताइए। Sir, I agree with you. I am in total in agreement with you. बांग्लादेश से वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, that needs to be dealt. That is the only one channel where the crime rate in our country has gone up. मगर ममता दीदी ने इलेक्शन के टाइम में क्या किया, कांग्रेस Sir, what does Mamata Banerjee have to do with the border? Listen to Again. me, we all know. I am saying with responsibility. सर ये क्या जो रैकेट चल रहा है वहां पर, So arrest her. हो रहा है, गिरफ्तार हो कीजिए। रहा है। Wait, ममता बनर्जी को गिरफ्तार कीजिए। सर, अरे चलिए, हम करेंगे आप क्या? वो खूनी को लेने सीबीआई के ऑफिसर जब बंगाल में पहुंचते हैं, जी। कलकत्ता में, तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे सर? आप सर, ऐसा- क्यों नहीं why you करेंगे? setting a eye? आप आखिर क्यों बंद कर रहे हो सर? सर, आप मेरी बात सुनिए। वहाँ पे बीजेपी Sir, does Mamata Banerjee control जाता है सर? Is Mamata Banerjee the Prime Minister of India? Is Mamata Banerjee the Home Minister of India? Does the BSF report to Mamata Banerjee? इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर क्या ममता बनर्जी की आदरणीय सम्मानीय सुश्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, क्या उनके जुरिस्डिक्शन में है? आप बताइए सर। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इज इट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ममता बनर्जी? सर क्या बोल रहे हैं आप सर? प्लीज घरवाला साहब, हैव अ हार्ट, कम ऑन। आप बोलिए सर। आप इज ममता बनर्जी द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप बताइए सर। Rajiv sir, Pradeep sir, I totally agree. We know the penetration point, we know the infiltration point. I am requesting my government, go all out, save this nation from crime, shoot them at sight. You can play this So why as a aren't you breaking doing it? highlight. Why I aren't am you doing it? requesting, I am requesting our country to be in safe hands of Honorable Narendra Modi, Amit Shah ji and Yogi ji. We need some stern actions and it's high time we need to take it. राइट, स्टर्न एक्शन, हाई टाइम यू नीड टू टेक इट। मनी सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने अपना हाथ उठाया था, बोलिए सर
प्लीज। सर, दो सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जी। एक तो सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 36 जिला है और महाराष्ट्र ने जो भारत को दिया है वो भारत ने कभी महाराष्ट्र को नहीं दिया। नहीं दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र ने पूरे भारत को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कराया, लेकिन महाराष्ट्र की आबरू की रक्षा संपूर्ण भारत ने कभी मिल करके करने की कोशिश नहीं किया। सर, एक ऐसी ताकत है, बजाज सर आप इस चीज को महसूस करते होंगे, रियलाइज करते होंगे कि हाल के वर्षों में एक ऐसी भारत में ताकत है जो महाराष्ट्र की, खास करके बंबई की ताकत को खत्म करना चाहता है। बंबई की ताकत को खत्म इसलिए करना चाहता है कि उसके राज्य की जो राजधानी है उसकी संप्रभुता उस तरह से दिखाई नहीं देती है दुनिया के पटल पर, जिस तरह से दुनिया के पटल पर बंबई की संप्रभुता दिखाई देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर भारत में अपने नागरिकों को भेजता है तो उसकी पहली बात जहन में रहती है कि मुझसे मुंबई में जाना है। मुंबई, चूंकि महाराष्ट्र में एक मुंबई ऐसा शहर है जो दुनिया को आकर्षित करता है। एक बात, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अगर कानून व्यवस्था खराब है, वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक सत्ता की ऐसी ताकत है जो उसको डैमेज करना चाहती है, छिन्न भिन्न करना चाहती है। इसलिए कि विपक्ष में वहां पर बाल ठाकरे जी का परिवार है, देशमुख जी का परिवार है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस हैं जिनकी रसूख भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में नेताओं के होने के बावजूद उनसे बड़ी उनकी पॉलिटिकल ताकत है। भले ही वो सत्ता में ना हो, लेकिन आज भी अगर महाराष्ट्र में या मुंबई में उनकी गरिमा को देखा जाए, यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्य विपक्ष के लोग हैं उनकी भी एक अपनी ताकत है, एक कुवत है और महाराष्ट्र में उनकी लोग इज्जत करते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सीमा सुरक्षा की बात हो रही है, अमित शाह जी जब भारत के गृह मंत्री बने तो उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा। जब 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नक्सलवाद पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। कहा उन्होंने कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि देश के अंदर जो आंतरिक कला है उसको समाप्त किया जाए, नक्सलवाद को खत्म करेंगे। अभी कल के तारीख में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला इतना बड़ा हुआ है कि हमारे कई सैनिकों की जाने गई है और वहां पर जो है मुठभेड़ हुआ है। सर, कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंपटबाजी और झूठ बोलने की कला ने भारत का इतना नुकसान किया है कि आज हम तकरीबन 200 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे में जा चुके हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम ये बात ढिढोरा पीट करके कह रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। बजाज सर, इस चीज को रियलाइज करिएगा कि कभी भी कोई सरकार अपनी संपत्ति बनकर बेच करके, हमारे गांव में कहावत है, पहले के जमाने में कोई 1 कट्ठा जमीन अगर बेचता था तो गांव में थू-थू होती थी कि जमीन बेच करके अपना रोजगार चला रहा है, अपना जीवन यापन चला रहा है। ये सरकार अपनी संपदा को बेच करके, सर बहुत। मनीष सिंह जी, दूसरा है कि यूपी में एक हाईलाइट हुआ है कि हलाल सर्टिफिकेशन वहां पर भी ऐसा है कि आपने तुष्टीकरण का राजनीति बहुत अपनाया। हलाल सर्टिफिकेशन मीट प्रोडक्ट तक सीमित है, बट आपने सीमेंट, फ्लोर, पानी, हर चीज को, तो इसमें क्या नया राजनीतिकरण वहां पैदा हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जो आपको एक्सपोज करे कि आप इस तुष्टीकरण को बहुत मोटिवेट कर दिया आगे बढ़ाने के लिए। प्रदीप जी, कम से कम मैं ये गुजारिश करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी के सवाल को आप सवाल मत बनाइए। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं तो वो मोदी जी की भाषा में बोलते हैं। जैसे मोदी जी 14 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत आजाद होता है। भारत पहली बार अंग्रेजों को 14 के पहले नहीं भगा पाता है, 14 के बाद से अंग्रेजों को भगाया जाता है। अभी तो बोला है कि वो आरएसएस के प्रमुख ने तो बोला है कि राम जी की चीज प्रतिष्ठा हुई उसी दिन तो भारत असली आजाद हुआ। उसी तरह से प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी नशे में जब बोलते हैं तो उसका ख्याल नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। हलाला सर्टिफिकेट का जिसका आप वो जिक्र कर रहे हैं, हलाला सर्टिफिकेट है हलाल, हम लोगों ने तो इसके बारे में कभी जानकारी नहीं रखी, कभी नहीं पढ़े हम लोगों ने। सर, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह जी भी तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, बाबू राजनाथ सिंह भी तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, राम प्रकाश गुप्ता भी तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या उनके कार्यकाल को भी आप नजरअंदाज करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सारी चीजें आई है? क्या इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनके कार्यकाल में इस तरह की चीजें नहीं थी? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि योगी आदित्यनाथ जी एक ढोंगी है, एक पाखंडी है, एक संत के भेष में असत्य बोलने वाला नेता
जो हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना झूठ बोलने वाला अगर कोई कंपटीटर है तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी है, उसके बाद योगी जी हैं। दोनों के बीच में इस बात को लेकर के कंपटीशन है कि कौन कितना झूठ बोल लेगा, कौन कितना ढोंग कर लेगा, कौन कितना पाखंड कर लेगा और कौन कितना एक दूसरे को सहमत का खेल खेल करके एक दूसरे को कौन कितना दबा लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को जनता समझ चुकी है, इसीलिए जनता बदलाव के रास्ते पर है, परिवर्तन के रास्ते पर है। और फिर मैं आज कह रहा हूं कि 2027 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे और वो जनता के मुख्यमंत्री होंगे और जनता के लिए काम करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। लेकिन फिलहाल दारूवाला साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। Yeah, Rajiv sir, it's 8 o'clock. I'll just finish my statement. Don't go after finishing your statement. I have a question for you. Yeah, no, I know what Ji. it is. We No, will you don't know what it finish is. I'll tell you why. You don't know what it is. No, about- I'm coming from somewhere else. Please go ahead. Okay. Because last 1 hour, 1 घंटे से जो सिंह साहब माननीय योगी जी के बारे में जो भाषा यूज कर रहे, जी। उन्हें ढोंगी पाखंडी जो कह रहे, it is not right. We have never You can used sue him. such language. आप उन पर We केस have- कीजिए सर। नहीं, केस नहीं, मित्र है सर मेरे वो। मैं उनसे आपके हाथ मित्र, जोड़ चलो। के सुनिए विनती कर सकता सुनिए हूँ। सुनिए, अभी तो योगी जी को मैंने कम बोला है। आप जानते हैं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के बारे में केशव प्रसाद मौर्य ने आज क्या बोला है? आचमन गलत करने किया। करते समय बजाज सर, जी। इतने ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बदजुबान नेता हैं कि अभी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रोगी हैं। अब आप बताइए सर, इस बात का जवाब क्या दिया जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले पाखंडी नहीं है तो क्या है? झूठ बोलने वाले धोखेबाज है, मक्कार हैं ये। जी, आप कुछ बोल रहे थे सर, दारूवाला साहब प्लीज। करेक्ट, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग सिंह साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आदमी का इतना फैन फॉलोइंग है, जो आदमी फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता है। अपने आप काम नहीं करता है। जानते एक उनके बारे में, सेकंड हम लोग सिंह जानते हैं सर, उनके बारे में। देखो आप इतना अनाप शनाप बोल रहे थे, मैं जब भी बीच में बात नहीं किया। सिंह साहब, लेट मी फिनिश ना, 5 मिनट है अपने पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी ये एक साधु संत इंसान है। उन्हें ढोंगी पाखंडी ये जो शब्द कहना ये गलत है, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ, पहले आपको रुचि नहीं है, आप उनके आदर नहीं करते, पर आप उनका निरादर नहीं करिए। जो आपने नेता का नाम बताया, जो नेताजी के बारे में ऐसा किया, हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स इतनी लो लेवल तक नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर हमें कोई बात उनकी सहमत नहीं है, अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहा, तो लेट अस नॉट गो टू दैट लेवल। कमिंग बैक टू योगी जी, ही इज अ टॉल लीडर। And Rajiv sir, Pradeep sir, you can rewind all my statements and you can check. When I say that someone is a tall leader, believe me, that person is going places. Right. The son, the Bharatiya Janata next Prime Party Minister. are in awe of Yogi ji. Yogi ji has the willpower, the vision of steering not only Uttar Pradesh but the citizens of this country. Let us not fall into the trap. Singh साहब से मैंने विनती किया था, let's not use this language. Be careful Coming of what back to you say. Yogi ji is a Darwala man साहब। who sleeps not on a mattress but on a चारपाई। ये जनता को कहना चाहिए ना, वो खाना क्या खाते हैं, careful, वो दारूवाला कैसे साहब। कहाँ से आते हैं, वो कभी उनकी लाइफ देखिए सर। सर, योगी जी इतना की ज्यादा तारीफ मत करो सादा सर, आदमी- तकलीफ हो जाएगी बजाज सर, आपको। बजाज सर, बजाज बीजेपी सर, में तकलीफ हो जाएगी सर आपको। बजाज जी, सर, बोलिए। नहीं, 30 फैक्ट सेकंड है सर, ये तकलीफ और राहत से मैं नहीं करता हूं। सर बजाज सर, बस बोलिए। 30 सेकंड मुझको दीजिएगा। बोलिए। ये हमको भाषा सिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, इन्होंने नेताजी के बारे में सर हाँ, क्या वो लिखा है, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। निषेध- इसको निषेध। रिपीट ना करें सर, छोड़िए ना। सिंह साहब, मैं निषेध कर मनीष रहा हूं सिंह सर। जी, इट्स टेरेबल। वो जो उन्होंने बोला बहुत वाहियात है वो। But what I was coming to you was something else. Sir, दारूवाला साहब, एक छोटी सी बात। Let me tell you one thing. 1 second. I'll just take 5 seconds over here. Please let me finish. I'll tell you why. बोलिए सर। See, Nation Now is a channel which is watched by the intellectual, the educated, the English speaking, and people. There is a fan following of Pradeep ji and Rajiv ji. वहां पर हम जो कहते हैं सर 18-19 लाख व्यूअर्स है, people are online. Let us not use this. Let us make this platform सर, cross चलते a crore of viewers. I a thank you crore very of much, viewers. sir. Sir, I thank But you I'll very tell you, much, Daruwala let us sir. let's have a decorum. I know एक number of times when I have lost control, Pradeep sir, Rajiv sir, आप लोग ने मुझे डांटा है. So let us not start So this दारूवाला साहब, conversation चलते now. चलते एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष सिंह जी जरा सुनिए ध्यान से, जाइएगा नहीं। मनीष सिंह जी, आई थिंक मनीष सिंह जी, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद हिम, लखनऊ। एनीवे, दारूवाला साहब, एक छोटी सी चीज, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद रिगार्ड टू दिस
this infiltration, it's a very very important subject, sir. Infiltration को लेकर के, especially Correct. रोहिंग्यास को Yeah. लेकर के, बाकी सबको लेकर के, sir. Yeah, I am taking this question. I am telling you, it is a serious threat. This threat is not less than attack on this country, because time and again, if you pick up and you see the crime done is on from this particular people who have come, and apparently from which community they happen to come. Over here, I am telling you, to save our face, to save our community's name, and to bring peace back, bring decorum back, make the Bombay streets safe, we need to it's start not just in Mumbai, it's in taking Delhi law also. seriously. No, Sir, what- Delhi, let's Mumbai talk दोनों about में है, Maharashtra. sir. सर यहाँ तो खत्म करे ना पहला। अरे ये यहाँ तो चार खत्म करे, लेकिन आदमी आपके हैं, मंत्री, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके खुद के मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब, आई हैव हिज ट्वीट, दिस इज ऑफिशियल ट्वीट, ऑन द 17th of April 2022, India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees, this is from the official Twitter handle of Hardeep Singh Puri, Petroleum Minister, you would be very familiar with him, Oil Minister, will be shifted to EWS flats in Bakkarwal area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round-the-clock Delhi police protection. You are protecting the Rohingyas? Your minister is saying that, sir. आप तो रोहिंग्या को संरक्षण दे रहे हैं, सर. ये हरदीप सिंह पुरी साहब का ट्वीट है. क्या है ये, सर? आप एक तरफ कह रहे हैं शूट एट साइट, और यहां तो वो उनको फ्लैट दे रहे हैं दिल्ली में. सर, रोहिंग्या के शरणार्थी जो भारत में सही ढंग से आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं. उन्हें घर, उन्हें प्रोटेक्शन, पानी, लाइट, बिजली देने का हमारा काम है. Hardeep Singh Puri ji, he has been an ambassador. He knows the foreign laws better than anybody over here. By the way, you know what happened after 1 week? 17th of April को उन्होंने ये कहा, 24 अप्रैल को होम मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आई, Mr. Hardeep Singh Puri is nobody to speak on this. We are not giving. That's what they said. By the way, I want to ask Dr. Malhotra, you got Uttam Rao Jankar protest कर रहे ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर हंगामा कर रहे हैं. बट शरद पवार साहब क्या मरकड़वाड़ी वाला इशू छोड़ दिया, ईवीएम वाला इशू छोड़ दिया? Has Sharad Pawar gone soft with the EVMs, Dr. Malhotra? I think Mr. Daruwala has to leave. Thank you very much, Daruwala sahab. So nice of you. Great pleasure as always talking to you, sir. Thank you very much. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev, sir. I hope you are going to the Mahakumbh, और आप महाकुंभ में जाके डुबकी लगा के हम सब लोगों के पाप धुल जाएं, उसके लिए दुआ करें. थैंक यू सर, दारूवाला साहब. एक लास्ट स्टेटमेंट. लास्ट स्टेटमेंट बिफोर गोइंग. क्या सर? 60,000 पीपल ने महाकुंभ में 60 नहीं, 6 करोड़, 6 करोड़, आज से 8 करोड़ हो गया, आज 8 करोड़ हो गया सर. आप 60,000 कौन सी बात कर रहे हो? कैसा किया, कहा? अच्छा, 60,000 मुस्लिम फाइंड आउट करें. अच्छा, 60,000 मुस्लिम्स हु बिकम हिंदूज. चलिए, आप कब बन रहे हैं सर? जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर आप कब बन रहे हैं? आपका नाम अमर दिनेश शर्मा कब बन रहा है सर? आप भी बन रहे हैं कि नहीं? दारूवाला साहब, अली दारूवाला यानी अमर दिनेश शर्मा, राइट? He is the RSS, एकदम very close to इंद्र कुमार जी. बहुत देश का सेवा कर रहे हैं RSS के माध्यम से. Thank you so much, Daruwala साहब. Great pleasure as always. Good night. Dr. Malhotra, you want to answer that? Has Sharad Pawar साहब slowly moving out of the EVM criticism? No, it is not. It is not that. But I think that this time the Bid issue is like the highest thing, because this is like nobody can accept that what is happening in Bid and Parbhani. That, I mean, how can this happen? So Pawar Sahib has also like taken this thing of the case, and he's also protesting, and all our NCP SP is protesting, and he's sort of taken the charge and said that no, he will look into this matter. So that is the priority now. That is really the priority. I mean, it's such a pathetic picture of the day. और दूसरी चीज है, दारूवाला छोड़ के चले गए. मैम, I would like you to comment on this. और मैं चाहूंगा मनीष सिंह जी भी उसके ऊपर जरा प्लीज कमेंट करें. ये ज्यादातर सवाल प्रदीप जी पूछते हैं, आज मैं पूछ रहा हूँ. मैम, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में, बाबा सिद्दीकी यानी जहीर सिद्दीकी, दैट वाज हिज नेम, ही इज फ्रॉम बिहार. बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बोल के थक गए. पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाके, मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाकर के, अजीत दादा पवार को मिलकर के, हर एक को बोल के थक गए कि भाई ये बिल्डर्स का एंगल जो है वो आप क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे?
ये नाम है इनके, ये लॉरेंस बिश्नोई कहां से आ गया? ये क्या, ये तो फिल्मी स्क्रिप्ट लगता है। Very true. ये क्या हो क्या रहा है मैम? This should be investigated कि किसका हाथ है उसमें, क्यों उसको दूसरे एंगल में डाल रहे हैं? Because I mean Bandra East, I also know that it is definitely the builder angle, which is, I mean, it is very obvious that it is the builder angle. He was trying to protect the slums over there. Yeah, we big basti over Ji, there. ji. And Zishan Siddiqui stood in front of the bulldozer and things like that happened. And this had followed. 2 दिन के बाद? Yes, and this definitely, and a lot of people were involved in that, having. तो वो इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे मैम? That means that somebody else's hand is there, and why it is being camouflaged. बड़ा अजीब है थोड़ा। मनीष सिंह जी, डॉक्टर मल्होत्रा, I just want to ask you, when जीशान सिद्दीकी जब पूछ रहे कि क्या मुंबई पुलिस जाके लॉरेंस बिश्नोई से मिले, उनको इंटरोगेट किया साबरमती जेल में, there is just no answer. I don't think Mumbai police has gone to Sabarmati jail to really interrogate Lawrence Bishnoi. दुरुस्त बात। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या वो एंगल छूट गया मुंबई पुलिस का? आरोपी लगा रहे, जाके इंटरोगेट तो करना चाहिए था। That I don't know, but but that sir said that this is definitely a what you call it is a, this is like a camouflage. This is a diversion that these people are. It is definitely a diversion. I agree with you, ma'am. Everybody feels that this is the builder angle, and he was also in that business, so that has to be investigated. Absolutely. Done. Even this one, Saif Ali Khan, initially they started with this is similar, Lawrence Bishnoi का हाथ है, यही बात मतलब चालू हो गई थी वहां पे भी। जी, और अभी भी वो गुत्थी सुलझी नहीं है मैम। असल में क्या हुआ कुछ मालूम नहीं किसी को। मनीष सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार जब भी मुंबई शहर में कोई घटना घटी है, आजकल कोई घटना घटित होती है, तो एक शख्स है लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी साबरमती जेल में है, उनका नाम आ जाता है हर जगह पे। तो प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा है, और जीशान सिद्दीकी साहब जो सवाल पूछ रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे, कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का क्या आपने इंटरोगेशन किया है, क्या आप वहां पर गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और जब वो बोलते हैं कि भाई ये बिल्डर्स हैं जो मेरे अब्बा के खिलाफ थे, ये लोग थे जिनके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, झोपड़पट्टी वालों के साथ खड़े होकर के उनको बचाने के लिए, उनके घरों को बचाने के लिए, तो वहां से भी पुलिस का कोई जवाब नहीं आता है। मनीष सिंह जी, ये क्या चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएं। सर मैंने पूर्व में ही ये बात कही है कि सत्ता के इशारे पर मुंबई को हिलाने की और मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और उस सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग दिल्ली में बहुत ताकतवर हैं, और वो तमाम तरह से अपने रास्ते बना रहे हैं कि मुंबई को कैसे कमजोर किया जाए। उसमें बाबा सिद्दीकी भी हो सकते हैं, सैफ अली खान भी हो सकते हैं, सलमान खान भी हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, अक्षय कुमार भी, एनीबडी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक कि सुशांत सिंह भी हो सकते हैं। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि जब अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सर खबर में, एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के ऊपर भी इस तरह से फोन करके उनको धमकाया था। कहने का सर सिर्फ मतलब यह है कि अभी मैंने आनंद सिंह का नाम लिया आपके सामने कि किस तरह से अनंत सिंह की गाड़ियों पे 60-70 राउंड की फायरिंग हुई है। कुछ दिन पहले अतीक अहमद को जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मारी गई। सर, अदालतें हमारे देश में हैं, अदालतें फैसला करें कि किसके ऊपर क्या होगा। आप मुख्तार अंसारी जी की घटना को देखिए, तमाम तरह की घटनाओं को जब आप देश भर में जो घटित हुई है, जो पंजाब के एक सिंगर की हत्या हुई, उसको भी आप एनालिसिस करिएगा। जो बड़े बड़े लोगों की जो हत्याएं हुई है ना, उसका जब एनालिसिस करेंगे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो हत्याएं हुई है उसका जब एनालिसिस करेंगे ना, तब सर आपको ध्यान में आएगा कि आखिर देश में क्या चल रहा है। देश में जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की जा रही है। उनको सीबीआई, ईडी, तमाम तरह के सत्ता में बैठे हुए लोग उनके घरों पर भेज करके एक तो उनको अपने दल में बुला लेंगे, और नहीं वो दल में आएंगे तो उनको कटघरे में डाल देंगे। दूसरी तरफ जो उस तरह के लोग हैं जो पावरफुल हैं, पॉपुलर हैं, उनको दूसरे तरीके से उनको निपटाने की कोशिश सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। सर, मैं बहुत इंडिकेट करके ये बात कह रहा हूं कि हमारे देश की सत्ता दूसरी मानसिकता की है, और दूसरे तरह से अपने विरोधियों से निपटने का तरीका निकाल चुकी है। कब किसके साथ क्या हो जाए इस देश में कल्पना आप नहीं कर सकते हैं।
कब कौन किस घाट पर उतार दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और सर, एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कभी नेक्स्ट सवाल पूछिएगा तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से लेकर के महाराष्ट्र तक देश के हर हिस्से में ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गुजरात में तकरीबन 4000 से ऊपर ईडी, सीबीआई की छापे पड़े हैं। गुजरात में किसी भी पॉलिटिशियंस के पास, चाहे किसी भी व्यापारी के पास, इन हाल के 11 वर्षों में अगर मोदी जी के कार्यकाल में अगर एक भी सीबीआई, ईडी का आदमी गया होगा तो सर आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। किसी भी दल का गुजरात में कोई भी व्यक्ति हो, उसके घर ईडी और सीबीआई नहीं जाती सर गुजरात में सब ईमानदार लोग रहते हैं सर, सिर्फ और इसलिए कि गुजरात की प्रतिष्ठा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में मोदी जी गुजरात के स्टेटस को हमेशा ऊपर रख करके चलते हैं। अन्य जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उनके बलिदान को, उनके त्याग को मोदी जी झुठलाने की कोशिश करते हैं। 3-3 बार उत्तर प्रदेश ने उनको देश की सत्ता सौंपी, 3-3 बार सांसद बनाया, लेकिन एक छोटा सा गांव, सर बनारस के संसदीय क्षेत्र का, जैसे मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की परिकल्पना की थी, वो 100 स्मार्ट सिटी का, प्रदीप जी आप पूछिएगा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चले गए। पूछिएगा उन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कि जो गोद में गांव लिए गए थे, क्या वो गांव गोद में जो लिए गए थे वो गांव अब बढ़ करके खेलने कूदने के लायक हुए कि नहीं हुए। जो गांव मोदी जी ने लिया था उस गांव में सर आज भी हाई मार्क्स लाइट नहीं है, नालियां नहीं है, आज भी वहां के लोग अंधकार में जीने को मजबूर है। सर आप अपनी रिपोर्टिंग की एनालिसिस में यह भी पता करिएगा कि मोदी जी ने जो गांव गोद में लिया था, मोदी जी कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, जिस एक गांव को उन्होंने गोद में लिया, वह गोद में लिया हुआ गांव भी आज अंधकार में है, तो हिंदुस्तान को उजाले के रास्ते पे कैसे लेके जा सकते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो कहा जाता है, एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का शेर है जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष सिंह जी एंड डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ऑलवेज अ प्लेजर सर, बहुत जल्दी आपका चरण छूने आएंगे साहब। थैंक यू वेरी मच मनीष सिंह जी। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम, ऑलवेज। Thank you very much. Your house is very close to our office. One of these days you must drop by for a cup of coffee at least. Yes. ये मनीष सिंह जी जो कब आते हैं, कब फुर्र उड़ जाते हैं मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रैक रखते हैं इनकी, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। फिर थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एक बार फिर आपको रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 राम। Thank you. Well, that's just about it. And I still think Zishan Siddiqui is asking very important question. Why shouldn't the Mumbai police investigate that angle? अरे भाई, आप जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे हैं, हम लोगों ने तो नाम नहीं लिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम किसने लिया? मुंबई पुलिस ने लिया। आपने अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है कि ये सब लोग लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं, तो एटलीस्ट लॉरेंस बिश्नोई का इंटरोगेशन तो कीजिए, पूछताछ तो कीजिए उससे एक बार। या हो सकता है प्लान में हो, आगे जाकर के करें, बिकॉज मुंबई पुलिस इज यूजली वेरी थरो, छोड़ते नहीं है किसी को। और जहाँ तक के वो शख्स जो है जिसका वो क्या नाम है उसका, शिंदे, क्या नाम है, अक्षय शिंदे आई थिंक, Yes. वो जिसको ये कहा गया है कि उसका कत्ल हुआ है, उसको एक्चुअली फेक एनकाउंटर में मारा गया है। वेरी फ्रैंकली द पीपल ऑफ द एरिया आर सेलिब्रेटिंग, वेरी फ्रैंकली। आई नो इट इज अगेंस्ट द लॉ, आई नो it is not according to the law, but sometimes what happens is, especially where little infants are involved, people don't usually look at, following the procedure of the law. You shouldn't, because another incident happened in Kalyan where a habitual sexual offender comes out of jail and a small 11 साल की बच्ची कुछ सामान खरीदने गए, he had the audacity guts to kidnap her, bring her to a house, rape her and kill her. तो ऐसे लोग को जीने का हक नहीं है सर। I don't think if the strong arms of law doesn't work here, then they should be, very frankly speaking, yes. What should be done is the rightful way of doing it is have a special court, have special fast track courts with say 90-day period के 90 दिन के अंदर इसके ऊपर निर्णय हो जाना चाहिए। सीधी सादी बात है। We can't just go Sir, you're a lawyer, sir, you can't just throw the law into the dustbin, you can't do how that. many times will a parent who's already lost a child first give 2-3 hours or 4 hours of explanation, the police station, written statement वहाँ पर दो,
मजिस्ट्रेट के सामने जाओ, And then वहाँ after statement that, दो। be cross-examined by the defense Yes, lawyer. and again yes, और लोअर कोर्ट में फिर ह्यूमिलेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन। And then again the case goes to the Yes, High yes. Court, then it Yeah, goes to the Supreme Court, and so on and so forth. Now do remember, I believe in the law, so does Pradeep ji. But do remember, a certain go-ahead was given by our friend D.K. Shivanandan Saab. Munde Saab was the Deputy Chief Minister at that time and the Home Minister. जब माफिया का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मुंबई शहर में, आपको याद होगा राकेश रोशन जी के ऊपर भी अटैक हुआ था, पता नहीं क्या कुछ हुआ। उसके बाद जो माफिया के जितने गुर्गे थे, जो अभी तक फ़ोन करके पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लोगों को डराते थे, एक के बाद एक जब वो ढेर होने शुरू हो गए, उसके बाद जाकर के Mumbai became mafia free. It is still not completely mafia free, but that kind of terror, that kind of fear is no longer all pervasive here in Mumbai. So sometimes very extreme measures are required. Do remember, how was terrorism finished from Punjab? You had a man called KPS Gill. KPS Gill was given carte blanche, do whatever it is that is required, and he did it. And he did it. That's it. That's how the Punjab police was able to get rid of the terrorists in Punjab. So sometimes you need some extreme measures. That's my opinion anyway. आगे आपके ऊपर है, आप मतलब हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र है, मेजॉरिटी ओपिनियन में चलता है, आगे आप लोग तय करें क्या ये तरीका ठीक है या नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़ीशान सिद्दीकी साहब जो पूछ रहे हैं अपने पिताजी यानी अपने अब्बा हुजूर के, मेरे दोस्त प्रदीप जी के भी बहुत अच्छे दोस्त बाबा सिद्दीकी साहब के कत्ल के बारे में, मुझे लगता है कि वो बड़े अहम सवाल हैं और उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेल दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, वो घंटी भी बज गई है। The fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel in the nation, as Ali Daruwala says, at any single point of time we have about 1.9 million viewers. और उसके अलावा आप कमेंट जरूर भेजें अपने भाई, वी गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स जरूर भेजें। निज़ाम साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, निज़ामुद्दीन रहीम साहब की, वो कहते हैं लोग उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, हर कोई बोलता है निज़ाम साहब बहुत अच्छा बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सालगिरह है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। एक बार फिर जय सिया राम। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.